नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ संध्या। आप सभी का बहुत-बहुत अभिनंदन है। बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम किरदार-ए-ज़िंदगी में। दोस्तों, किरदार-ए-ज़िंदगी के एक नए पड़ाव के साथ आज मैं फिर वैभवी आप सभी से रूबरू हूँ और एक बेहतरीन शख्सियत से मिलवाने का जो वादा हर बुधवार करके जाती हूँ, उस वादे को पूरा करने आज फिर मैं रूबरू हूँ। 81 एपिसोड आज हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। हम 81वें पायदान पर हैं और जैसे-जैसे समय बढ़ता जा रहा है, जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे-वैसे हमारी ज़िम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और भी हमें सशक्त होकर काम करना होता है, इसीलिए हम हमेशा तलाशते रहते हैं एक नए-नए बेहतरीन, लाजवाब, शानदार शख्सियत को और आज ढूँढ कर लाए हैं। कहती मैं हमेशा कहती हूँ डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि एक-एक करके नायाब हीरे मेरी मोती की जो माला है उसमें पिरोए जा चुके हैं और दुनिया की सबसे धनी महिला मैं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास 81 ऐसे रत्न हैं। आज 81 रत्न को जो उम, अभी थोड़ी देर के बाद स्टूडियो में मौजूद होंगे, उनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे। तो बहुत बड़ी मिल्कियत की मैं मालकिन हूँ। मुझे बहुत खुशी है हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली का यह समृद्ध पटल आप सभी की वजह से ही इतना अ, ओजपूर्ण हो चुका है और हम नए-नए कारनामे करने की कोशिश करते हैं। किरदार-ए-ज़िंदगी को आप सबने पसंद किया और आज किरदार के रूप में एक ऐसी शख्सियत को मैं लेकर आई हूँ जो जिनके बारे में मैं क्या कहूँ, पूरी दुनिया लोहा मानती है। क्या कभी आपने सोचा होगा कि कोई एक हलवाई की दुकान से कोई एक बच्चा पुरातत्ववेत्ता बन जाए? कितना अजूबा लगता है सुनने में क्योंकि इसके लिए पढ़ाई होती है, इसके लिए रिसर्च होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ईश्वर निर्धारित करते हैं और ईश्वर वो रास्ता देते हैं जिसके जिस पर चल के हम कुछ कर पाते हैं। वैसे ही शख्सियत से आप आज आज मिलेंगे और कैसे एक हलवाई के बेटे होने के बाद हलवाई की दुकान से वो उन वादियों तक पहुँचे, उन खंडहरों तक पहुँचे और इतना कुछ उन्होंने अपने आँचल में समेट लिया है जो आज हमें बताने वाले हैं। मैं बहुत उत्साहित हूँ, बहुत आह्लादित हूँ कि आज हमारे पटल की शोभा बढ़ाने के लिए आदरणीय कुक्की ओम प्रकाश जी पधार रहे हैं और बूंदी राजस्थान से इस वक़्त हमारे साथ जुड़े हैं। और क्या कुछ उनके जीवन में रहा, किस प्रकार वो एक हलवाई से पुरातत्ववेत्ता की जो एक यात्रा है, सुखद यात्रा है, खूबसूरत यात्रा है, उस यात्रा के बारे में हम बात करेंगे, उस यात्रा तक वो कैसे पहुँचे और इतनी बड़ी उनकी उपलब्धि जो है भारत सरकार के द्वारा उनकी सारी खोजों को मान्यता प्राप्त है और बहुत कुछ है उनके जीवन में, उनसे जानने के लिए हम बहुत लायक हैं, उत्सुक हैं। तो सीधे-सीधे उनको आमंत्रित करते हैं अपने स्टूडियो में और उनसे हम बहुत सारी बातें करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है, नमस्कार। अभिनंदन। नमस्कार जी। हमारे बहुत सारे दर्शक, श्रोता सब जुड़े हुए हैं हमारे साथ। भारत के बहुत ही प्रसिद्ध हास्य कवि आदरणीय राजेंद्र विश्वकर्मा जी जुड़े हुए हैं। बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर पुष्पलता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और भी धीरे-धीरे जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, जो हमें पसंद करने वाले लोग हैं, वो सब जुड़ेंगे। बहुत सारी बातें करेंगे। तो आदरणीय ओम प्रकाश जी, सबसे पहले एक बार फिर हम अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं और जैसा कि आपसे बातचीत हुई थी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं तमाम सुधियों की तरफ से भी उनकी सारी जो अ, उत्सुकता है वो मैंने अपने अंदर समेट लिया है क्योंकि धीरे-धीरे उनके प्रश्न आने शुरू हो जाएँगे और उनका कौतूहल शुरू हो जाएगा। मैं जानना चाहती हूँ कि अ, चूँकि जहाँ तक मुझे पता है पार्टीशन के बाद आप बूंदी में बस गए। आपके आपका जन्म भी जो हुआ है वो स्वतंत्र भारत में हुआ है। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएँ। परिवार के बारे में। मेरे माता-पिता के 3 बच्चे थे, जिनमें से 2 मेरे भाई तो सियालकोट में पैदा हुए, एक मेरी बहन सियालकोट में
पैदा हुई, जो मुझसे तीनों बड़े हैं। मेरा जन्म 5 अक्टूबर 1955 में बूंदी में हुआ, जिस घर में मैं रहता हूँ, इसी घर में हुआ। फिर मेरे बाद में एक मेरा छोटा भाई है, उसका जन्म भी यहीं हुआ। और जैसे कि मेरे पिताजी एक छोटी-मोटी हलवाई की दुकान किया करते थे। तो जब देश का बँटवारा हुआ, उस काल में देश में मैं समझता हूँ कि जहाँ मैं जन्मा हूँ, तो वहाँ बड़ी अभाव की ज़िंदगी थी, क्योंकि छोटी-मोटी दुकान, और फिर उस ज़माने में अभाव की ज़िंदगी थी, तो मैं ज़्यादा पढ़ नहीं सका, क्योंकि पिताजी की आयु ज़्यादा हो चुकी थी और ज़िम्मेदारी मैंने ज़्यादा समझी। हालाँकि मुझसे 2 बड़े भाई थे, लेकिन मैंने ज़्यादा ज़िम्मेदारी समझी, क्योंकि जिस काल में मैं पढ़ता था, तो उस समय मेरे पिताजी की बहुत दयनीय स्थिति थी, क्योंकि स्कूल की फीस के पैसे उनके पास नहीं हुआ करते थे, किताबों कॉपियों के पैसे नहीं हुआ करते थे, फिर ड्रेस वगैरह जो सिलानी पड़ती है उसके पैसे नहीं थे। तो पिताजी काफ़ी बुजुर्ग, कमज़ोर की स्थिति में थे। तो फिर मैंने पिताजी से कहा कि मैं अब बड़ा हो चला हूँ और आप घर पे बैठिए, मैं सँभालूँगा काम को। फिर जैसे पिताजी दुकान पे जैसे नमकीन वगैरह बनाया करते थे, मिठाई बनाया करते थे, चाय की दुकान थी, दूध की दुकान थी, तो उनको सीख-सीख कर के फिर मैंने नमकीन बनाना शुरू किया, कचौरी बनाना शुरू किया, बर्फी, बालूशाही जैसी भी जो दुकान पे, किराने की दुकान पे, हलवाई की दुकान पे होता है काम, वो मैंने किया। इतनी मिठाइयों का नाम आप ले रहे हैं आदरणीय, और मेरा मन कर रहा है कि वो सारी मिठाइयाँ मैं खा जाऊँ। तो आप सभी का स्वागत है ना, पधारिए, बूंदी में बना के गरम-गरम खिलाऊँगा। जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो क्या हुआ कि मेरी पढ़ाई बीच में छूट गई और मैं धीरे-धीरे हलवाई बनता चला गया। हलवाई की तरफ बढ़ रहा था मैं आगे। तो मैं आपको एक बालपन का किस्सा सुनाता हूँ। ये बात है 1966 की, जब वो हमारे ज़माने वो में बात हम खूब। पूछेंगे आपसे, वो बात तो हम पूछेंगे आपसे, क्योंकि वो जी, उसी बात पर पूरा कार्यक्रम आज का आधारित है, तो उस ठीक बात है, पर हम बाद में ठीक आएँगे। तो जी, जब आपने अपने पापा के लिए, देखिए सबसे बड़ी बात है, कोई अगर बच्चा इतना ज़िम्मेदार हो जाता है, इतना समझने लगता है अपनी ज़िम्मेदारियों को, और ये कहता है कि पापा आप आराम करो और मैं अब चीज़ें सँभालूँगा। तो ये आपकी परिपक्वता थी, आपका एक अच्छे बेटे होने के नाते जो आपने अपना एक फ़र्ज़ समझा कि हमें परिवार को देखना है, ये बड़ी अच्छी बात है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे नई पीढ़ी है जो इस कार्यक्रम से जुड़ेंगी, तो उन्हें भी ऐसा ज़रूर महसूस होगा कि जब आपके बुज़ुर्ग माता-पिता बुज़ुर्ग हो जाएँ और उन्हें आराम की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें और ज़िम्मेदारियों का निर्वाह करें। बहुत अच्छा लगा सुन के। ये तो थैंक आपने यू। बालूशाही का ज़िक्र किया, हालाँकि बहुत बढ़िया मिठाई मानी जाती है बालूशाही, और हम ज़रूर कभी बूंदी आएँगे, हमारे दर्शक भी जब बूंदी आएँगे तो ज़रूर, अब बूंदी नाम ही ऐसा है, बूंदी के लड्डू इतने फ़ेमस है, इतनी बढ़िया मिठाई है वो। मैं अब एंकरिंग करूँ या मैं मिठाइयों की तरफ चली जाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। अ, हमारे साथ विनोद जी जुड़े हुए हैं, विनोद संदल जी, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत। हमारे साथ डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी जुड़ी हुई हैं, सुनीता शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सभी का अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। जुड़े रहिए, बने रहिए, कार्यक्रम को शेयर करते रहिए। तो ये तो हो गई आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, कैसे आपने घर सँभाला, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ईश्वर आपको कुछ देते हैं, तो आपकी एक जी, दिशा निर्धारित हो जाती है कि आपको वो जहाँ वो पहुँचाना, कुदरत आपको जहाँ पहुँचाना चाहती है, तो वो रास्ता अपने आप आपको मिलता है। जिस बच्चे की कहानी आप सुनाना चाह रहे थे अभी, जिनको मैंने थोड़ा-सा रोका, अब मैं चाहूँगी कि उस बच्चे की आप कहानी हमारे तमाम दर्शकों को बताएँ, तभी इस बात की जो कलई है वो खुलेगी कि कैसे एक छोटा-सा बच्चा वहीं से खोज करता है और आज इतना बड़ा पुरातत्ववेत्ता बन के हमारे सामने, और इतने सारे अवार्ड और इतना सब कुछ अब पीछे मैं देख पा रही हूँ। पुरस्कृत हो रहे हैं आप महामहिम राष्ट्रपति जी से, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, वो तस्वीर मुझे दिखाई दे रही है। मैं तमाम सुधी श्रोताओं को फिर से थोड़ा स्क्रीन को
बड़ा करके मैं दिखाना चाहती हूँ कि पीछे इतनी सारी तस्वीर लगी हुई है आपके। जी। ये प्रतिभा जी हैं, शायद प्रतिभा पाटिल जी हैं। जी, उस समय राज्यपाल थी, राजस्थान की गवर्नर थी। जी जी जी। ये दो ये 2007 में मुझे राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला था, स्टेट अवार्ड। उस जी, समय हमारे राज्यपाल थी, गवर्नर थी राजस्थान की, बाद में राष्ट्रपति जी बनी है। बढ़िया बढ़िया। तो उस बच्चे की कहानी हम सुनना चाहते हैं, आप जरूर हमें सुनाएं। बात सन 1966 की है, 1966 की है, जब मैं कक्षा 4 में पढ़ता था। और हमारे जमाने में बड़े फेमस गाने बजा करते थे उस जमाने में, रेडियो पे, लाउड स्पीकर पे। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, तितली उड़ी उड़ जो चली, और वो सावन का महीना पवन करे शोर, इस प्रकार के जो गाने आया करते थे। तो हम जब वो खेला करते थे कहीं, जैसे रुमाल झपट हमारे बड़ा फेमस गेम हुआ करता था, तो इस प्रकार से खो खो गेम हुआ करते थे, 3 टांग की दौड़ हुआ करती थी। तो हमने भी किस्सा खेले है हैं वो सारे। 1906। जी मैं कह जी। रही हूँ मैंने भी वो सारे खेल खेले हुए हैं। जी। तो हम भाग्यवान हैं जिन्होंने ये खेल खेले हुए हैं। तो हमारे स्कूल का एक हम प्रतियोगिता में गए थे। तो मेरा फेमस गेम था 3 टांग की दौड़। उसमें दो बच्चों के एक एक पैर बांध दिया जाता है, और फिर वो कंधे पे हाथ रख करके दोनों एक दूसरे में फिर दौड़ते हैं। तो हुआ यूं कि मेरा पार्टनर था, उसका नाम था छीतरलाल। तो जिस दिन हमारा मैच था, उस दिन छीतरलाल साहब तो आए नहीं। उस दिन भेरूलाल जी आ गए, और भेरूलाल जी के मेरी ट्यूनिंग नहीं थी। तो हम दौड़े, तो थोड़ी देर बाद ही हम तो पीछे रह गए, गिर गए। तो हमारे को कहा चलो आप तो हार गए, अब चलिए। तो उसमें कोई दूसरा चांस होता ही नहीं, हम तो पहले राउंड में हार गए, क्योंकि भेरूलाल के साथ मेरा ट्यूनिंग नहीं था। तो बच्चे शरारती होते हैं, मैं भी था, नो डाउट। अभी भी शरारत तो है ही ना, अभी भी। तो हम क्या किया, हम 4-5 लड़के, 2-3-4 लड़के थे। हमारे बूंदी का जो किला है वो पहाड़ी के ऊपर है। उसी के सामने एक और पहाड़ी है, जिसके ऊपर एक बुर्ज वगैरह और एक छतरी सी बनी हुई है। तो कौतूहल की दृष्टि से हम उस पहाड़ पे चढ़ गए। और मेरी आदत थी, मैं नीचे देख के चला करता था। मैं मतलब आसमान की तरफ सामने देख करके कम चलता था, नीचे देख के ज्यादा चलता था। वो आदत आज भी मेरी है। अभी भी मैं कहीं भी जाऊं, किसी भी जगह जाऊं, तो भी नीचे देख के ज्यादा चलता हूँ, ऊपर देख के कम चलता हूँ। तो जब मैं वहां से पहाड़ी से उतर रहा था, हम जब उतर रहे थे, तो मेरे को कुछ धातु की 2 गोल गोल चीजें देखी। वो कॉपर की थी। तो उसके ऊपर कुछ लिखा भी हुआ था। तो वो वजन में काफी था, लेकिन मुझे पता नहीं था क्या चीज है, बस हाँ ये ठीक है, अच्छी सी लग रही है। तो मैं जब घर पे आया, हमारी दुकान बाजार में थी हलवाई की। तो सामने की पहाड़ी दिखती है वहां से। तो मेरे मन में तो ऐसा कुछ भाव था नहीं। तो मैंने पिताजी को सारी सारी बातें बता दी। पापा जी देखो मुझे क्या मिला है। तो वो कहने लगे, अरे बेटा ये तो पुराने जमाने के पैसे हैं, तुझे कहाँ से मिले। तो मैंने इशारा किया पहाड़ की तरफ। तो मैंने कहा पापा मेरे को तो उस पहाड़ी पे मिले हैं। तो उन्होंने मुझे 2 चांटे मारे, और कहने लगे तू वहां क्या लेने गया था। तो चांटे तो पड़ते रहते थे, माता पिता के चांटे तो उस जमाने में खूब पड़ते थे, क्योंकि खूब बच्चे होते थे। आजकल की तरह एक एक दो दो नहीं होता था ना, हमारे टाइम पे तो हम 4 भाई थे, एक बहन। तो रोज का नियम था, कभी पिताजी ठोक लेते थे, कभी मम्मी मार लेती थी, तो कभी बड़े भाई भी ठोक लेते। खैर, ये तो होता रहता था। लेकिन मुझे एक सबक मिला कि ये पुराने जमाने के पैसे हैं। वो जो मुझे 2 पैसे मिले तांबे के, मेरे ख्याल से वजन होगा उनका 10 ग्राम से लेके 15 ग्राम 18 ग्राम के बीच का, अभी तक भी मुझे याद है। तो वो पैसे मुझे कॉपर एज तक ले गए, वो पैसे मुझे स्टोन एज तक ले गए। हुआ यूं कि उसके बाद मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। तो मैं जब भी कहीं जाता तो मैं बड़ा गौर से देखता। जैसे हमारे स्कूल में बाल सभा हुआ करती थी उस जमाने में, स्काउट में भाग लेते थे हम, कैंप लगते थे। तो कैंप ऐसी किसी रमणीक जगह पर लगा करते थे। जी। और बाल सभा भी होती थी। तो हर शनिवार को कभी किसी जगह कभी किसी जगह स्कूल के बच्चे
हमारे टीचर्स के साथ जाया करते थे। जी। तो सभी बच्चे तो एंजॉय करते थे, मैं एंजॉय कम करता था, मैं खोजबीन ज्यादा करता था। मैं नीचे देख के चलता था, तो मुझे कभी 1 पैसा मिल गया, कभी 2 नए पैसे मिल गए, कभी 5 पैसे मिल गए, कभी 10 पैसे मिल गए। तो उनके साथ साथ मुझे पुराने सिक्के भी मिलने शुरू हो गए। तो वो फिर मैं घर पे आता और मैं मम्मी पापा को दिखाता, तो मेरे पास पैसे इकट्ठे हो जाते, जैसे कि 20 पैसे हो गए या 50-75 पैसे हो गया, 1 रुपया हो गया। तो 1 रुपए में बहुत सारे सिक्के हुआ करते थे, क्योंकि 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 4 आना, ऐसे मिलाकर के 1 रुपया 8 आना, ऐसे 1 रुपए में बहुत सारे सिक्के होते थे। तो मैं क्या करता था, हम खाट पे सोया करते थे, तो खाट पे सोते थे तो मैं पैसों को उछालता था, पैसों को उछाल करके वो फिर मेरे ऊपर गिरते, फिर मैं उनको ऊपर सो जाता। तो मैं उनको बहुत लाड करता था, उन सिक्कों को बहुत लाड करता था, तो उनको मैं संभाल के रखता। तो ये क्रम चलता रहा। फिर क्या हुआ, 1978 की बात है, मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति थे, उनका नाम है सुभाष शर्मा। तो उनको रंगीन पत्थर ढूंढने का बहुत शौक था। वो कहते, देख कुक्की, मुझे आज पन्ना मिला है, माणक मिला है, पुखराज मिला है, आज ये इनकी बहुत वैल्यू है, इनके नगीने बनते हैं, लोग अपने ज्वेलरी में लगाते हैं, अंगूठियों में पहनते हैं। तो मैंने कहा, यार जब इसको मिल रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं मिलेंगे। तो मैं भी पहाड़ों में सिक्के तो ढूंढता ही था, और मैं पत्थर ढूंढने लगा रंगीन, लेकिन मुझे तो रंगीन पत्थर को मिले नहीं। दरअसल में क्या है, वो जयपुर से खरीद के लाते थे और ये कहते थे कि मुझे मिले, मुझे मिले। वो बाद में पता लगा, अरे और मैं जी। हाँ, वो मुझे बाद में पता लगा कि ये इनको मिलते मिलते कुछ भी नहीं है, ये जयपुर से खरीद के लाते हैं और लोगों से कहते हैं कि मेरे को मिले। खैर, तो क्या हुआ, मेरा एक कारण और भी है। मैं धार्मिक प्रवृत्ति का रहा, बचपन से बड़ा भावुक और धार्मिक प्रवृत्ति का रहा। तो मुझे, जहाँ ये जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं, हमारे बूंदी में भी बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, मुख्य मंदिर है, लेकिन मैं उनमें ना जा करके, मैं जो वो जो सूने मंदिर हैं, या पहाड़ों के अंदर जो मंदिर हैं, या खंडर मंदिर हैं, उनमें मेरे को बहुत अच्छा लगता था। तो मैं वहां जाना, पहाड़ों में निर्जल मंदिरों में जाना, वहां का सफाई वफाई करना, झाड़ू वाड़ू लगाना, पानी वानी से चीटे वेटे डालना, अगरबत्ती जलाना, भगवान का पूजा करना, ध्यान करना। तो खंडर मेरे को आकर्षित करते थे, और वो सुने मंदिर मुझे आकर्षित करते थे। तो एक गाना आपने सुना होगा, बड़ा फेमस गाना है, जी। सूने मन, हाँ मैं सुना रहा हूँ आपको। जी, जी, ज़रूर। सूने मंदिर दिया जला के, सूने मंदिर दिया जला के, आसन से मत डोल रे, तो है पिया मिलेंगे। तो ये गाने बचपन में वो सुनते थे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। फिर क्या हुआ, आदरणीय, मैं थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ पर रोकना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे जी सुधी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और जिस खंडहर की आप बात कर रहे हैं, वो उस खंडहर की एक छोटी-छोटी वीडियोज़ मेरे पास अभी उपलब्ध है। मैं चाहती हूँ तमाम सुधी श्रोता ज़रूर देखें और आपका इन्वेंशन देखें, आपकी खोज देखें कि कितना कुछ आपने अपने जीवन में किया। हालाँकि बहुत ज़्यादा मेरे पास इस वक़्त नहीं है दिखाने के लिए, लेकिन जो भी है, मैं चाहती हूँ कि हमारे श्रोता ज़रूर देखें। हमारे साथ गुलशन ग्रोवर जी जी जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब आपकी पावन उपस्थिति हमारे पटल को शोभायमान करती है। सोनिया संदल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ ललन पोद्दार जी जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपका। और सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। सुनील उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहली बार जुड़े हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत है। और उन्होंने आपके लिए लिखा है, जय हो वीर जी। तो ज़रूर आपके चाहने वाले हैं, आपको थैंक यू। प्यार करने वाले हैं। मेरे बहुत प्रिय मित्र हम जुड़ गए, बहुत अज़ीम शायर और प्रोफ़ेसर साहब जुड़ गए हैं, ज़ियाउर रहमान जाफ़री जी, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। और हमारे साथ जितेंद्र रावत जी जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी से एक ही गुज़ारिश है, कार्यक्रम को शेयर कीजिए, जुड़े रहिए, और बहुत कुछ हमारे पास है सुनने के लिए, सुनाने के लिए, कहने के लिए। तो थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिए, और कुछ वीडियोज़ मेरे पास हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको दिखाऊँ। थोड़ा-सा इंतज़ार, मैं वीडियो आप तक पहुँचा रही हूँ।
रॉक आर्ट बूंदी क्ले। एक वीडियो ये है, हम चाहेंगे कि आप इसके बारे में ज़रूर बताएँ। अभी मैं जंगल में हूँ। ये देखिए विंध्यन प्लेटो, जंगल का नज़ारा। और देखिए आप इतिहास, यहाँ जर्रे जर्रे में इतिहास गूंजता है। ये देखिए सर, 1000 बरस से भी ज्यादा पुराना मंदिर आप सबकी सेवा में हाजिर है। इस मंदिर को देखिए और इसके जीर्णोद्धार की बात शुरू कीजिए। यह है हमारी धरोहर, ये हमारे देश की धरोहर। इस मंदिर की खोज मैंने आज के 20 बरस पहले की थी और कई विद्वानों को यहाँ पर लेकर के आया हूँ। इस मंदिर को गौर से देखिए सर, इस मंदिर को गौर से देखिए। कितना ऊंचा है, कितनी हवाएं, कितनी आंधियां, कितने तूफान झेल के भी अभी तक खड़ा है। ये सीना ताने खड़ा है। देखिए एक एक पत्थर मंदिर का देखो दिख रहा है, लेकिन प्रभु जी की ऐसी कृपा है कि गिरने का नाम नहीं लेता और गिरना भी नहीं चाहिए। कभी किसी काल में कितना भव्य मंदिर रहा होगा। ये इसके बाहरी ये जो अवशेष हैं, ये देखिए आप, इस पे कितनी जबरदस्त कार्विंग हो रही है। और ये देखो कितने सुंदर ढंग से पत्थर जमाया गया है। इसका जो बाहरी आवरण है, बाहरी जो दीवारें वो गिर चुकी हैं, लेकिन भीतरी अभी भी मौजूद हैं। अब आप देखिए एक चमत्कार, क्या कलाकृतियां हैं। देखिए आप इन कलाकृतियों को देखिए, देखिए आप ये कलाकृतियों को देखिए, ये देखिए अद्भुत नज़ारे। देखिए आप, ये देखिए, ये चंद्रशिला भी देख लीजिए, ये चंद्रशिला। और ये देखिए इधर ये घट पल्लव बने हुए हैं। ये देखिए कितना सुंदर आमलक, ये युगल प्रतिमाएं, ये जो भी हैं मैं इतना नहीं जानता हूँ। देखिए आप इनकी कार्विंग देखिए, देखिए आप इनकी कार्विंग देखिए। अद्भुत अद्भुत मंदिर, अद्भुत। हे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान। इसका जीर्णोद्धार होना ही चाहिए। ये हमारे देश की धरोहर है, इसका जीर्णोद्धार, इसका उद्धार होना चाहिए। और ये देखिए स्वयंभू शिवलिंग, स्वयंभू है। इसके अंदर जो शिवलिंग है एक गढ़ा हुआ नहीं है, कार्विंग वाला नहीं है, वैसे ही चट्टान को इसमें स्थापित किया गया है। और माँ पार्वती की प्रतिमा। और ये देखो मंदिर में छेद हो रहे हैं, ये हवा के लिए, रोशनी के लिए। देखिए, और यहाँ पर किसी ने बाद में नाम भी लिख दिया है, बरम बरम करके। ये देखिए, और तो शिलालेख यहाँ पर कोई मिला नहीं है, बस ये बरम लिखा हुआ जरूर है। और मैं एक बार उन्हें आप उसको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए साहब, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देखिए आप। मैं यहाँ जब भी आता हूँ मेरी आत्मा प्रसन्न हो जाती है, मैं भावुक हो जाता हूँ। उन निर्माताओं को प्रणाम, वंदन, जिन्होंने ऐसे सूने पठारों में, जंगलों में ये मंदिर बनाया है। और ये मंदिर तो आपको मैंने दिखा ही दिया। अब ये देखो पुजारी का घर, इसको मठ भी कह सकते हैं। और ये पुजारी का घर, दूर दूर तक इंसानों का नाम नहीं है। ये प्लेटो है, विंध्यन प्लेटो। ये देखिए आप, जंगल में मंगल। क्या लोग रहे होंगे उस काल में, तो बहुत भारी जंगल होगा। यहाँ स्ट्रीम भी बहुत होंगी पहले, अभी भी हैं, लेकिन बारिश के दिनों में चलती हैं, अभी सूखी पड़ी हैं। और यहाँ आसपास आदि मानव के द्वारा
निर्मित किए गए स्टोन टूल्स हजारों की संख्या में यत्र तत्र सर्वत्र बिखरे पड़े हैं स्ट्रीम के पास में। ये देखिए आप, हमारे देश की धरोहर, हमारे देश की संपदा, जिनको देख के गर्व भी होता है और दुख भी होता है। पता नहीं क्यों इनका जीर्णोद्धार नहीं हो रहा है। आज मैं आप सबके सामने ये आप सबकी सेवा में ये आपको वीडियो भेज रहा हूँ। कृपया इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि संबंधित लोगों तक ये बात पहुँच सके, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और 20 बरस पहले की ये खोज है आपकी, और कितना अद्भुत लगता है सब कुछ, और कितना कुछ करना पड़ता है। एक ज़हन में बात होती है कि मुझे कुछ ऐसी जगह जाना है जहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ चीज़ें मिलें, जो धरोहर हो, इतिहास हो, उनको हम आने वाली पीढ़ी को सौंप सकें, उनको बता सकें। इतनी खूबसूरत कलाकृति और भगवान शिव का वहाँ पे मंदिर देखकर ही लगता है कि अभी जब इतना जीर्ण शीर्ण होने के बाद इतना खूबसूरत है, तो उस जमाने में जब वो भव्यता लिए होगा तो कितना सुंदर होगा। वाकई आदरणीय, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत आभारी हूँ कि आपने अपना समय दिया और इतनी खूबसूरत खोज के बारे में आप बता रहे हैं। लेकिन वो जो बच्चा था जो सिक्के ढूंढता फिरता था और सिक्कों को उछालता था और बड़ा खुश होता था, वो बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसकी जो जिजीविषा है, उसकी जो सोच थी वो भी बड़ी हुई होगी, उसकी जो भूख थी कोई चीज ढूंढने की वो भी बड़ी होगी। तो कैसे और आगे आपने मतलब पहली खोज आपकी वो जो टीले पर आपको सिक्के मिले थे, वो बचपन की खोज थी जी आपकी। उसके बाद जी आपने और क्या खोजा, वो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। और भारतीय पुरातत्ववेताओं की ओर से जो एक अनुसंधान होता है और उससे जो एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिसको मान्यता आपकी आपकी खोजों को मान्यता प्राप्त होती है, तो ये सारा कुछ कैसे हुआ वो मैं जरूर चाहूंगी कि आप हमारे सुधी श्रोताओं को बताएं, क्योंकि ये बहुत दिलचस्प है और हम बहुत भाव विभोर हैं आपकी खोज को देखकर, और बहुत अच्छा लग रहा है। विनोद जी भी लिख रहे हैं, क्या बात है। और माय ग्रेट अंकल लिखा है सोनिया जी ने। तो सभी का अभिनंदन, स्वागत करती हूँ, जुड़े रहिए हमारे साथ। जी बताएं। दरअसल में क्या हुआ, 1978 से पहले तो मैं काम करता रहा, हलवाई की दुकान पे काम करता रहा। सिक्के विक्के का तो जो बचपन में मिले थे वो ठीक है। फिर जब मुझे रंगीन पत्थर ढूंढने का शौक लगा, उसके बाद मुझे सिक्के ज्यादा मिलने लगे। तो फिर 1982 में मेरी शादी दिल्ली में हो गई, क्योंकि मेरे परिवार के लोग, चाचा वगैरह, बुआ वगैरह, मौसी वगैरह सब दिल्ली दिल्ली रहते हैं, करोल बाग में, आसपास के एरिया में। तो मेरी बड़ी बहन की शादी भी दिल्ली में हुई, मेरे बड़े भाई की शादी भी दिल्ली में हुई, मेरी भी दिल्ली में हुई। जी तो दिल्ली आना जाना लगा ही रहता था। जी ये बाद में मैं आपको बात बता रहा हूँ 1988 की, जब मेरे पास काफी सारे सिक्के इकट्ठे हो गए। तो मेरे एक मित्र हैं मनोज गोयल, मेरे साथ पढ़े हुए हैं, जूनियर है मुझसे थोड़े। तो वो जी कहने लगे, कुक्की तू रोज सिक्के ढूंढ ढूंढ के लाता है और तेरे को खुद को पता नहीं है कि ये सिक्का कितना पुराना है, किस काल का है, और तेरा जी ससुराल दिल्ली में है। जी तो नेशनल म्यूजियम में, राष्ट्रीय संग्रहालय में ये सिक्के क्यों नहीं दिखाता। तो फिर मैं, जितने भी मेरे पास सिक्के थे, पता नहीं 100 थे, 50 थे कि 80 थे, बहुत सारे सिक्के थे, वो सब सिक्कों को मैं एक ये इसमें एक रुमाल में बांध करके मैं नेशनल म्यूजियम दिल्ली चला गया। वहां कॉइन एक्सपर्ट थी उस समय रीता देवी शर्मा जी। तो मैंने उनको नमस्ते करके बोला, दीदी मैं राजस्थान से आया हूँ, बूंदी से, मुझे कुछ सिक्के मिले हैं तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो कहने लगी, हाँ बिल्कुल दिखाइए। तो उन्होंने सारे सिक्के अपने टेबल पे जमा दिए, बड़ा सारा टेबल था, कांच उस पर लगा हुआ था, तो उस पर जमा दिए। और मैग्नीफाई ग्लास हाथ में लेकर के एक एक सिक्के को उन्होंने देखा। तो कहने लगी, मिस्टर, कुछ कुछ सिक्के आपके ब्रिटिश पीरियड के हैं, कुछ लोकल राजाओं के हैं,
कुछ आपके मुगलों के हैं, कुछ सल्तनत के हैं, कुछ लोदी के हैं। तो यानी कि वो 100 साल से 700 साल के लगभग वो सिक्के थे। फिर उनमें से एक छोटे से सिक्के को उन्होंने उठाया, तो मुझसे कहने लगी, ये सिक्का आपको पता है कितना पुराना है और आपको कहाँ से मिला? मैंने कहा ये तो मुझे पता नहीं है, मुझे कितना पुराना है, लेकिन इतना पता है कि ये सिक्का मुझे बूंदी से 4 किलोमीटर दूर एक बाणगंगा क्षेत्र है, वहां की पहाड़ी से मुझे मिला है। तो कहने लगी, मिस्टर ये आपका जो कॉइन है, सिक्का है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय का है और 4th century BC का है। तो BC वगैरह तो मैं जानता नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन चंद्रगुप्त का नाम लेते ही मेरा दिमाग थोड़ा ठनका। और मैंने कहा चंद्रगुप्त जो हमने किताबों में पढ़ा है, बिंदुसार को पढ़ा है, अशोक को पढ़ा है, तो ये उनके जमाने का सिक्का है। तो मैं तो खुशी से भर गया। और उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, एक एप्लीकेशन लिखिए कि आप ये सिक्का किसी को नहीं बेचेंगे, और जब भी आपका देने का मन हो तो नेशनल म्यूजियम को देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो एप्लीकेशन में साइन करके और मैंने उनको दे दिया। फिर मैंने उनसे पूछा, अब देखो मेरी कहानी कहाँ से बदलती, मैं आपको बताता हूँ, दर्शकों को बताता हूँ। तो मैंने उनसे कहा, दीदी मैं क्या ये संग्रहालय देख सकता हूँ? उन्होंने कहा श्योर। तो आप जाइए, अब देखिए। तो आप यकीन मानिएगा, मैं हलवाई का बेटा था तो पहलवान टाइप का तो था ही मैं, अच्छा तगड़ा था। तो मैं ऐसे चौड़ा होके चला, क्योंकि फ्री में जा रहा हूँ। एक छोटे से गांव टाइप का रहने वाला, बूंदी का आदमी, छोरा रहने वाला, और दिल्ली में जा रहा है और नेशनल म्यूजियम के अंदर जा रहा है और बिना टिकट के जा रहा है। तो मैं तो सीना चौड़ा करके चला, और जैसे ही मैं म्यूजियम के अंदर गया तो मेरा तो दिमाग खराब हो गया। अब उसमें देखिए क्या क्या था। उसमें शुंग काल, नहीं गुप्त काल, शुंग काल, कुषाण काल, मौर्य काल, और फिर ये आपका हड़प्पा और मोहनजोदारो, ये सब कुछ उसमें लिखा हुआ। 1500 साल, 1800 साल, 2000 साल, 2500 साल, 2400 साल, 4-4 हजार, 5-5 हजार, 50-50 हजार, 1-1 लाख साल का उसमें वर्णन हो रहा। तो मैंने कहा ये तो मैं रोज ही देखता हूँ, ये चीजें तो मैं रोज देखता हूँ, क्योंकि मैं जिस वहां जाता था पहाड़ों में, नदियों के किनारे, तो वहां माउंट होते थे, जो पुरानी सभ्यता के टीले होते थे, तो वहां पर ये सब चीजें होती थी। अब उसमें जब मैंने देखा ना कि टेराकोटा, और मैंने कहा ये टेराकोटा इसको कहते हैं क्या? अब हमारे तो लिए तो पक्की मिट्टी का खिलौना था, हम क्या जाने टेराकोटा होता है। तो उसमें टेराकोटा, उसमें शेल बैंगल्स, उसमें बीड, उसमें ईयर रिंग, और जाने क्या क्या उसमें मिट्टी के खिलौने और शेल बैंगल्स, ये सब चीजें। वो जब मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो मैं रोज ही देखता हूँ, और मैं तो सिर्फ सॉरी मैं तो सिर्फ coin ही ढूंढता था। तो फिर उसके बाद में मेरी रुचि उसमें आर्कियोलॉजी में बदली। तो वहां से देखने के बाद फिर मैं जब बूंदी आया, तो फिर मैंने पहाड़ों पे जाना शुरू किया, नदी किनारे जाना शुरू किया। नदी किनारे पे फिर वापस गया, तो फिर मैंने वो टेराकोटा भी उठाया, फिर टेराकोटा को भी समझा, फिर शेल बैंगल्स भी ढूंढे, फिर मैंने जो जितनी भी चीजें होती थी, सिक्के तो होते थे, फिर स्टोन टूल्स भी ढूंढना शुरू किया। तो मेरा जो पहला गुरु है वो है दिल्ली का राष्ट्रीय संग्रहालय। मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, राष्ट्रीय संग्रहालय को, जहां से उसने मेरी सोच बदली। तो फिर जब मैं वहां से बूंदी आया तो इन सब चीजों को ढूंढने लगा। और फिर मैं जब भी ससुराल जाता, दिल्ली जाता, तो मैं सारे काम छोड़ करके पहले नेशनल म्यूजियम में जाता, फिर ससुराल में जाता, फिर चाचाओं के घर पे जाता। तो ये सब सिलसिला चलता रहा। फिर इसी क्रम में 4 दिसंबर 1993 को मैंने एक बहुत बड़े विशाल टीले की खोज की। हमारे बूंदी के पास में एक नमाना गांव है, बूंदी से 16 किलोमीटर दूर। वहां एक घोड़ा पछाड़ नाम की नदी बहती है। उस नदी के राइट बैंक पे एक बहुत विशाल टीला है। तो वहां से मुझे कॉपर होल्ड मिला, मुझे एक्स मिली, मुझे चीगल मिली,
मुझे कुकी जी, झुक जो वीडियो अभी मैंने दिखाई थी, 2 वीडियो दिखाई थी, जो एक कुंड था और एक तीसरी वीडियो जो मेरे पास है, क्या वो वही टीले की तस्वीर है? नहीं, वो टीला अलग है। अच्छा, वो ठीक है। टीला वो जी, टीला घोड़ा बछाड़ नदी के किनारे है। अच्छा, अच्छा। तो जी, वहां से जो चीजें मेरे को मिली, अब जी, आप देखिए, मेरे को प्रकृति कहाँ लेके जा रही है। तो वहां से जो चीजें मिली, टेराकोटा खिलौने मिले मेरे को, पशु आकृतियां जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो में होती है ना, जी, जी। टेराकोटा खिलौने, हुँ, हुँ। वो सब मुझे मिले। और सबको मैं कलेक्ट करके और एक कपड़े में बांध करके और मैं नेशनल म्यूजियम चला गया दिल्ली। तो वहां उनसे पूछा तो वो कहने लगे हमारे पास की जो बिल्डिंग है, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, वहां जाके दिखाइए। फिर उस समय वहां के डीजी थे नागराज साहब। तो जब मैंने उनको दिखाई वो सब चीजें, तो कहने लगे अरे मिस्टर, ये तुम्हें कहाँ से मिले? ये तो कॉपर एज के हैं, ये तो ताम्रलिन सभ्यता के हैं। तो उन्होंने बहुत मेरा शाबाशी दी मेरे को बिठाया, चाय वाय पिलाए, बिस्कुट नमकीन खिलाए, और उन्होंने कहा कि आप एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए, यह सामान आप किसी को नहीं देंगे, जब भी देंगे वो हमारे एएसआई को देंगे। मैंने कहा ठीक है सर। फिर जब मैं वहां से कोटा आया, तो वहां के मैं तो फूला नहीं समा रहा हूँ कि मैंने ताम्रलिन सभ्यता ढूंढ ली। फिर हमारे बिल्कुल। बूंदी के पास बड़ा शहर है कोटा। तो कोटा में संग्रहालय में चला गया मैंने कहा बूंदी का देखो सर कोई मुझे और क्या नाम मिल। भी है क्या? हाँ, बूंदी का कोई और बूंदी का जो प्राचीन नाम है वो वृंदावती है। हाँ, तो वही बोलिए, बार-बार आप बूंदी बोल रहे हैं, तो मुझे बूंदी के लड्डू याद आ रहे हैं। जी, लेकिन लेकिन वो तो हम जैसे लोगों को याद है ना, थोड़े से लोगों को, बाकी जी, सबको जी, तो जी। बूंदी राजस्थान याद है। वो थोड़ा-सा हल्का-फुल्का माहौल करने के लिए वो मैं बीच में पूछ देती हूँ। आप अपनी बात पूरी नहीं बोलिए। कीजिए। फिर मैं वहां जब संग्रहालय के अधिकारियों को मैंने वो चीजें दिखाई, उनको पहले नहीं दिखाई थी, बड़े हैरान हुए। क्योंकि पहली बार हमारा जो क्षेत्र है कोटा बूंदी बारा झालावाड़, जिसको हाडोती संभाग कहते हैं, तो उसमें पहली बार कॉपर मिला था, पहली बार ताम्रयुगीन सभ्यता की चीजें मिली थी। तो वो मेरे को डिविजनल कमिश्नर के बंगले पे ले गए रात को। कहते देखिए आप ओम प्रकाश जी ने क्या ढूंढ लिया सर, हाड़ोती में पहली बार कॉपर टूल्स मिले। तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया मेरे को, और सुबह मेरा नाम अखबार में आ गया। मेरा नाम पहली बार अखबार में आया। और ये अखबार का जो नाम है ना, बहुत लालसा पैदा कर देता है। तो मेरे को भी लालसा पैदा कर दी। अब मैं एक छोटी सी चाय की दुकान लगाने वाला, मेरा नाम न्यूज़पेपर में आ रहा है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और लोगों ने मतलब खूब सराहना की, खूब अच्छा लगा। तो मुझे 15 अगस्त 1995 में जिला स्तर पे सम्मानित किया गया पहली बार, उसी खोज को लेकर के। और एक हिस्टोरियन थे जो हमारे बूंदी कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल थे, हिस्ट्री के थे। वो कहने लगे ओम जी, आप इतनी चीजें ढूंढते हो, सिक्के ढूंढते हो, मंदिर ढूंढते हो, स्टोन टूल्स ढूंढते हो, आप रॉक पेंटिंग क्यों नहीं ढूंढते? अब मैंने कहा साहब ये क्या होती है? अब मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं क्या जानू रॉक पेंटिंग क्या होती है। कहते हैं जो आदि मानव जो गुफाओं में रहते थे ना, तो उसमें वो चित्र बनाते थे लाल रंग के, ऐसे कोई पशु आकृतियां, तीर कमानधारी मानव, शेर, गाय, बैल, हिरन, तो उसको रॉक पेंटिंग कहते हैं। तो साहब मेरे को एक नया सब्जेक्ट मिल गया। मैं तो पहले पागल था ही सिक्के ढूंढने में, अब बड़ा पागल होने वाला था मैं। तो हमारे बूंदी जो शहर है, उसके आसपास बहुत सारी पहाड़ियां हैं। उन पहाड़ियों पे बहुत सारी चट्टानें हैं। तो बिना आइडिया के मैं जो पहाड़ देखूं, उस पे चट्टाने देखूं, उस पे चला जाऊं, मेरे कपड़े फटने लग गए, दाढ़ी बढ़ने लग गई। तो मतलब एक पागल सा हो गया रॉक पेंटिंग ढूंढने के। उसमें नहीं मिली, 95 में नहीं मिली, 96 में नहीं मिली, 97 में मुझे पहली बार, हमारे बूंदी से 16 किलोमीटर दूर एक बहुत रमणीक जगह है, भगवान शिव का मंदिर है, रामेश्वर महादेव, वहां मुझे पहली बार रॉक पेंटिंग मिली। और पहली बार मिली तो खूब पेपर में भी आ गया, खूब उसकी प्रसिद्धि हुई। और उसके बाद मुझे जुनून चढ़ गया रॉक पेंटिंग ढूंढने का। फिर 12 जून 1998 में मुझे बूंदी से 35 किलोमीटर दूर एक गरड़दा नाम की जगह है, गांव है, उसकी नदी के किनारे मुझे बहुत बड़ी रॉक पेंटिंग साइट मिली। उसमें लगभग 3 दर्जन रॉक शेल्टर में रॉक पेंटिंग्स हैं।
तो काफी बड़ी साइट है। फिर उसके बाद ऐसा सिलसिला चला 99, 2000, 2001 ऐसे करके अभी तक मैं रॉक पेंटिंग ढूंढ रहा हूँ। और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ जी कि विश्व का तो पता नहीं, पर भारत में सबसे ज्यादा शैल चित्रों की खोज मेरे द्वारा की गई। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। एक बात और आपसे जानना चाहते हैं हम कि ये जो चीजें आप तलाश रहे हैं अब तक और पिछले 20 साल, 20-22 या 25-30 सालों से जो खोज आपकी बचपन से ही जो चल रही है, तो इसको मान्यता कब प्राप्त हुई कि आप एक फ्रीलांसर आर्कियोलॉजिस्ट हैं? ये आपको मान्यता कब बहुत प्राप्त अच्छा बहुत अच्छा प्रश्न है। मान्यता तो मेरे को उस दिन ही मिल गई थी जब मैं नेशनल म्यूजियम में सिक्के दिखाने गया था। मान्यता मेरे को उस दिन मिल गई थी जब डीजी साहब नागराज साहब ने मेरे काम को अप्रिशिएट किया था। और मान्यता उस समय मिल गई थी सन 1995 में, जब मुझे जिला प्रशासन ने सम्मानित किया था। मान्यता मेरे को उस समय मिल गई थी जब स्टेट आर्कियोलॉजी ने मुझे जयपुर में सम्मानित किया। मान्यता मुझे तब मिल गई थी जब आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने मुझे जयपुर में सम्मानित किया। और मान्यता मुझे तब मिल गई थी जब 2001 में राज्य के पर्यटन विभाग ने मुझे राज्य स्तर पर सम्मानित किया। और सबसे बड़ी मान्यता तो ये 2007 में जब मुझे स्टेट अवार्ड मिला प्रतिभा पाटिल जी द्वारा। तो ये सब मान्यताएं हैं। और स्टेट आर्कियोलॉजी वाले भी मेरे मित्र हैं, मेरे शुभचिंतक हैं। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया वाले भी, सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ, मेरे को बहुत वैसे स्नेह करते क्योंकि हैं। जी एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहती हूँ, बहुत सुधी श्रोता हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, बहुत उनको बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करना, आपकी बातें सुनना। और मैंने कल ही कहा था, मैं शुरू में भी मैंने कहा था कि एक हलवाई से पुरातत्ववेत्ता की जो एक यात्रा है वो बहुत ही सुखद है, बहुत ही आनंदमयी है। और चीजें अपने आप आ जाती हैं, क्योंकि जो ईश्वर है वो हमारी डेस्टिनी तय करता है, वो निर्धारित नो करता है डाउट। कि जाना है, हमें कहाँ जाना है। तो ये सारी चीजें आपकी हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे पास भी पुराने सिक्के बहुत सारे पड़े हैं, बहुत सारे सिक्के हैं मेरे पास। और मेरे पास 10 रुपए के नोट भी हैं, 1 रुपए का नोट भी है, 5 का भी है, बहुत सारे हैं। हाँ, तो ये कलेक्शन थोड़ा पुरानी चीजों को सहेजना बहुत जरूरी होता है, वो हमारी धरोहर है। हमारे बच्चे उसको देखते हैं तो कहते हैं, अच्छा मम्मी ये कब सिक्के चलते थे? तो तब हम उनसे ये कहते हैं कि बेटा जब हम पैदा हुए थे तब ये सिक्के नहीं चलते थे, ये बहुत पुराने सिक्के हैं। तो वो धरोहर के रूप में हमारे पास है। और बहुत सारे ऐसे पुराने घर होंगे, पुराने लोग होंगे जो इस धरोहर को समेटे हुए हैं, संजोए हुए। हमारे साथ डॉक्टर परमज्योत सिंह जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ सोनिया संजय पुरी जी जुड़े हुए हैं और उन्होंने लिखा है कि आपके ऊपर उनको गर्व है। तो बहुत सारे संदेश आ रहे हैं आपके लिए, धन्यवाद। बहुत नाज है आपके ऊपर। गुलशन ग्रोवर जी ने बहुत सारे संदेश भेजे हैं, बहुत। और हमारे साथ उमंग सरीन जी जुड़ गई हैं, बहुत अच्छी शायरा है, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। सभी जुड़े रहिए, बने रहिए और देखिए कि कुकी जी के खजाने में अभी और क्या क्या बाकी है। आनंदमय संजय जी लिखते हैं कि आनंदमय यात्रा है आपकी, अति सुंदर। और हमारे साथ मंगल मेहता जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। सभी जुड़े रहिए, बने रहिए, क्योंकि अभी कुकी जी के खजाने में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम जानेंगे। तो ये सारी चीजें हुई और आपने वो युग ढूंढा जो आपको ढूंढने के लिए एक कहते हैं ना, टास्क दे दिया जाता है कि आप ये काम करो। तो मास्टर ने एक टास्क दे दिया और आपने उन चीजों को ढूंढा और भारत के पहले आप ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने वो जो पेंटिंग थी वो तलाशी। तो ये सारा कुछ अभी भी चल रहा है आपका। और कितने बरस जी, बीत गए, कितने बरस बीत गए आपको ये सब करते हुए? अब देखिए 1966 में तो मुझे पहला सिक्का मिला। उसके बाद में मेरी यात्रा 1988 में मेरी नेशनल म्यूजियम से शुरू हुई। फिर उसके बाद में ये मेरी यात्रा चल रही है। और जो मेरी कॉपर एज का जो सिविलाइजेशन है उसकी जो मेरी खोज है, आर्कियोलॉजी, आपने कहा था ना ये मान्यता कहाँ मिली, तो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का जो रिव्यू है 1992 का,
उसमें पेज नंबर 127 पे मेरी डिस्कवरी छपी है। और जो हमारे राजस्थान का जो बूंदी शहर का जो डिस्ट्रिक्ट गजेटियर है, उसके पहले पेज पे मेरी डिस्कवरी है, जो ये ताम्रलिन सभ्यता की मैंने खोज की। आप देखिए, मेरे द्वारा खोजी गई पुरा संपदाएं हमारे जयपुर म्यूजियम में है। मैंने निशुल्क भेंट की है। मैंने बूंदी संग्रहालय को दी है, मैंने कोटा संग्रहालय को दी है, और इसके बाद में देश की जो नामचीन यूनिवर्सिटियां हैं, जैसे कि डेक्कन कॉलेज पूना, सियाजी राव यूनिवर्सिटी बड़ोदरा, और उदयपुर यूनिवर्सिटी, जयपुर यूनिवर्सिटी, कितनी यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर, स्कॉलर मेरे पास बूंदी आते हैं, अपने स्टूडेंटों को लेकर के आते हैं। मेरे पास थर्ड जनरेशन आ रही है, जैसे कि प्रोफेसर है 70-80 साल के, उनका स्टूडेंट है 60 साल के आसपास का, 55-60 का, उनका जो स्टूडेंट है 20-25 साल के आसपास का। ये थर्ड जनरेशन मेरे पास आ रही है। अगर भगवान ने 10-5 साल जीना और लिखा तो हो सकता है कि चौथी जनरेशन भी मैं देख लूं। आप बहुत और मैं जिएंगे, आपको एक शुभकामनाएं आपके पास आ रही है। एक संदेश इसी शुभकामनाओं को लिए है, मैं दिखाना चाहती हूँ। ललन पोद्दार जी ने लिखा है कि ईश्वर आपको स्वस्थ और दीर्घायु रखे और आप इसी तरह जो आपकी खोज है उसको जारी रखें। तो बहुत सारी शुभकामनाएं हम सब की आपके साथ है। आप दीर्घायु होंगे, की जो ऊर्जा है वो दिनों दिन और बढ़ेगी। वो जो खोजने का जो एक खोजने की भूख होती है, वो भूख कभी शांत नहीं होगी आपकी, और इसी तरह आप इन्वेंशन मैं भी ये चाहता हूँ, खोज करेंगे। जी जी, मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरी जो भूख है वो कभी शांत ना हो, तो मैं चाहता हूँ। और एक बात पूछना चाहती हूँ मैं, आप अपने जवाब के साथ इसको भी अटैच कर सकते हैं। इस तरह की खोज करने वाले लोगों को कई बार पागल कहा जाता है, कई बार दीवाना कहा जाता है। मेरे को तो इतना पागल बोलते हैं, अभी तक पागल बोलते हैं। तो घर वालों का कितना सपोर्ट रहा है, मैं ये जानना चाहती हूँ। इस पगले को कितना झेला घर वालों ने? अरे साहब पूछो मत, तो बड़ी लंबी कहानी है। दोनों बातें मेरे साथ हैं। मेरे पास उनका स्नेह भी बहुत है। आज पत्नी जी अगर नहीं चाहती तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंचता, लेकिन पत्नी जी ने सुनाने में भी कमी नहीं रखी, बेटे बेटियों ने भी सुनाने में कमी नहीं रखी, और भगवान की दया से अब सारे लोग खुश हैं। उनको पता है कि नहीं, सही जगह पे चला है बंदा। ठीक है, इनका बड़ा योगदान है साहब। इनकी जो रोटियां खाई, इनके जो इन्होंने खाना खिलाया मेरे को, तो उसी की ऊर्जा से तो मैं चला। मैंने कोई जंगल में रोटियां थोड़ी पकाई। बिल्कुल सही कहा आपने। परिवार का सहयोग बहुत जरूरी है, और कहते हैं ना कि बिल्कुल। किसी सफल महिला के पीछे एक पुरुष का हाथ होना चाहिए, और होता भी है। अगर मैं कुछ कर पा रही हूँ तो मेरे पति का बहुत बड़ा सहयोग है, जिसकी वजह से मैं कर पा रही हूँ। उसी तरह जब पुरुष आगे बढ़ता है तो जरूर महिला का सहयोग होता है, परिवार का सहयोग होता है, निसंदेह। लेकिन एक सवाल ये है कि इतना कुछ आप करते हो तो क्या इससे कोई इनकम जनरेट होता है, या सिर्फ ये एक खोज है? क्या मार्मिक सवाल आपने पूछ लिया, इसका उत्तर तो मैं क्या दूं बहन जी आपको। ये जो काम कर रहा है, पहले मैं आपको बता दूं, मेरी उपलब्धियां बता दूं पहले मैं, कि मैंने क्या क्या किया है। मैंने 100 से ज्यादा रॉक पेंटिंग साइट ढूंढी है, और मेरा दावा है इंडिया में किसी ने नहीं ढूंढी। और यदि किसी महानुभाव ने ढूंढी है तो कृपया मेरे को लिस्ट दें, वरना मेरे पास तो लिस्ट तैयार पड़ी है, किस तारीख को, किस महीने, कौन से साल में मैंने रॉक पेंटिंग ढूंढी। मेरा दावा किसी ने भी नहीं ढूंढी, और क्योंकि कितनी बार बोल चुका हूं मैं, सेमिनारों में ये बातें बोल चुका हूं। और दूसरी बात ये है, और विदेश का तो मुझे पता नहीं, बाकी अपने देश में तो किसी ने भी नहीं ढूंढी, और ढूंढी होती तो अभी तक सामने आ जाते। क्योंकि मैं आज का तो ढूंढ नहीं रहा, मैं कितने सालों से ढूंढ रहा हूं, मुझे आज ढूंढते 25 साल से ऊपर हो गए रॉक पेंटिंग। और दूसरी बात मैं आपको दर्शकों से ये भी कह देना चाहता हूं कि मैंने विश्व की सबसे लंबी रॉक पेंटिंग साइट ढूंढी है, जो कि 35 से 40 किलोमीटर लंबी है। और मैं सरकार से भी निवेदन करता हूं कि वो आए, उसकी जांच करें, और यदि मैं सही हूं तो मेरे काम की सराहना भी लगातार कर दें। और वो सिर्फ रॉक पेंटिंग नहीं है वहां पर, ऐसा नहीं कि वहां सिर्फ रॉक पेंटिंग है। क्या बहुत सारी रॉक पेंटिंग है, 100 से ज्यादा साइट हैं, या वर्ल्ड की सबसे लंबी रॉक पेंटिंग साइट है। उसके साथ में हमारे देश का इतिहास है, हमारा सिविलाइजेशन है,
हम आदि मानव से सभ्य मानव कैसे बने, उसके सारे प्रमाण मौजूद हैं। आप देखिए बहन, वहां पर अशूलियन टूल्स हैं, वहां पर मिडिल पैलियोलिथिक टूल्स हैं, वहां पर अपर पैलियोलिथिक टूल्स हैं, वहां मेसोलिथिक टूल्स हैं, वहां माइक्रोलिथिक टूल्स हैं, वहां चाल्कोलिथिक माउंड है कॉपर एज के, वहां हिस्टोरिक माउंड है, वहां शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके मिलते हैं। मैंने 1 दर्जन साइट से शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके ढूंढे हैं, और शायद राजस्थान में तो किसी को 3 साइट भी नहीं मिली। मेरे को भगवान ने 1 दर्जन साइट पे ढूंढवाए हैं। उसके पीछे कारण यहाँ की टोपोग्राफी का है। हमारा जो बूंदी क्षेत्र है, जिसे वृंदावती पुराना नाम है, हमारे जो क्षेत्र है विंध्यन प्लेटो है। हमारे यहाँ विंध्याचल पहाड़ पठार हैं, अरावली भी है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि जहां मैं रहता हूँ वहां 2 माउंटेन रेंज हैं, उसमें अरावली भी है, उसमें विंध्याचल भी है। तो जो विंध्याचल के पठारों में जो स्ट्रीम है, कैनियंस हैं जी। और क्लिप्स हैं, और उसके अंदर जो शेल्टर्स हैं, उसमें आदि मानव आज से नहीं लाखों सालों से रहता आया है, और उन लाखों सालों के प्रमाण आपको जर्रे जर्रे में मिलते हैं। क्या बात ये है। जो गुप्त काल के मंदिर हैं, या 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं शताब्दी के मंदिर भी मैंने 1 दर्जन से ज्यादा एक्सप्लोर किए हैं, जो कि पहले किसी को पता नहीं था। अच्छा, एक वीडियो कुकी जी मेरे पास और है, मैं चाहती हूँ कि दर्शकों को दिखाऊं और आप इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें कि ये कहाँ की खोज है और क्या कुछ है इसके अंदर? रॉक आर्ट बूंदी क्ले यूज किया है, इसमें वाइट कलर यूज किया है, और ये गाय का चित्र है, और ये देखिए इसमें रॉक आर्ट, और ये वेस्ट फेसिंग शेल्टर है। इस साइट की खोज मैंने सन 2003 में की थी। आज 21 साल हो गए इस साइट को ढूंढे हुए। देखिए आप रॉक आर्ट बूंदी, इसमें सभी पीरियड हैं, मेसोलिथिक पीरियड से लेकर के कॉपर एज, चाल्कोलिथिक, सभी पीरियड है इसमें। यहाँ बहुत गहरी कैनियन है, और यहाँ देखो इको कुके आई आवाज आपको। ये देखिए आप शेल्टर की शोभा देखिए, और सामने बरगद के पेड़ों को देखिए, और ये बरगद के पेड़ों की ये देखो उनकी शाखाओं को देखिए, मनमोहित करने वाला रॉक शेल्टर्स। अब देखिए आदि मानव कितना समझदार था, जिसने अपना निवास यहाँ बनाया, और अपने बच्चों को चित्रों के माध्यम से उसने यहाँ पर शिक्षा दी है कि जानवर से कैसे बचना है, उसको कैसे पकड़ना है, सारा का सारा ये उसकी पाठशाला है। ये देखिए प्रागैतिहासिक काल के मानव की पाठशाला, और इसमें कई काल खंडों में अलग अलग लोग आए हैं जिन्होंने अपने अपने हिसाब से यहाँ पर चित्र बनाए हैं। तो वो चित्र बताते हैं कि अलग अलग समय में लोग यहाँ पर रुके, उन्होंने। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया जानकारी। और एक सवाल ये भी है, क्योंकि प्रश्न उठता है कि जिस दौर में अभी हम जी रहे हैं, जहां पर
जो भौतिकवादी युग हम कह सकते हैं और पैसे के लिए बहुत कुछ किया जाता है, तो क्या इन सब धरोहरों के साथ भी छेड़छाड़ हो रही है? क्योंकि एक बहुत ज्वलंत प्रश्न है मेरे पास और मुझे दरअसल हमारे पटल पर परिचर्चाएँ चलती हैं हर रविवार शाम 7 बजे, तो एक विषय मुझे दिया गया आज डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी की ओर से कि पुरातत्व की जो खोज है, क्या उसको लोग बेच देते हैं या उसकी तस्करी करते हैं और इसको हम कैसे रोक सकते हैं? क्या कभी कुछ ऐसा आपके साथ कोई ऐसी घटना, क्योंकि हमारे पास अब समय ज़्यादा नहीं है, तो मैं चाहूँगी जल्दी-जल्दी आप प्रश्न का उत्तर दें कि क्या कोई ऐसी घटना आपके साथ हुई जो आपकी चीज़ों को किसी ने चुरा लिया हो या बेच दिया हो या कुछ ऐसा आपने कभी सुना? नहीं, ऐसा तो खैर पहले कभी हुआ होगा, मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ नहीं है। तो मेरे साथ इतना जरूर हुआ है कि जो लोग मेरी रॉक पेंटिंग साइट देखने आए, जो मेरे पास आए, उन्होंने खूब किताबें लिखी, खूब पीएचडियां भी की, खूब उन्होंने आर्टिकल लिखे। अब किसका नाम तो मैं किसका लेना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने मेरे साथ न्याय नहीं किया। मेरी खोजों पे काम करके, मेरे साथ जा करके, मेरे साथ जंगलों में गए, मैं उनको लेके गया हूँ, कहीं मेरे नाम का उल्लेख नहीं किया। और मैं सोशल मीडिया का बहुत बहुत आभारी हूँ, खास करके जकरबर्ग साहब का, जिन्होंने फेसबुक बनाई है। उन्होंने हम जैसे लोगों को मंच दिया है, हम अपनी बात कह पाते हैं। आप लोगों का बहुत आभार, जो आप तक हमारी बातें पहुंची और आपने उसको संज्ञान में लिया। और मैं बहुत खुश हूं कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पूरा देश उसको देख रहा है। तो अभी पूरा रामायण देश के अंदर एक चौपाई है। कोकी जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पूरा देश अभी देखेगा, अभी घर-घर ये वीडियो पहुँचेगा क्योंकि अब जल्दी ही यूट्यूब को लॉन्च करेंगे हम। यूट्यूब पर वीडियो डाउनलोड करेंगे और हमारे साथ रजनी शर्मा जुड़ी हुई हैं। देवांशी और हनु हमारे साथ बने हुए हैं और विनोद संदल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुदर्शन शर्मा सुधी जी अब आई हैं। बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन है और आपका हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं कुकी जी से मिलवाने के लिए। वाक़ई बहुत दिलचस्प रहा आज का कार्यक्रम। तो मैं चाहूँगी कि आप जो आपकी जो बात है वो ज़रूर पूरी करें। मेरी आदत है बीच में मुझे टोकना रोकना पड़ता है, तो ये मेरी मजबूरी भी है, मेरा काम है। तो जी, आप अपनी बात नहीं नहीं, ठीक है। हाँ, रामायण के अंदर एक बहुत बहुत सुंदर चौपाई है। तुलसीदास जी लिखते हैं, बरनी न जाई मनोहर जोरी। भगवान राम का जो सीता जी का जो स्वरूप था ना, तो उसके लिए तुलसीदास जी लिखते हैं, बरनी न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोड़ी मति मोरी। अब भगवान ने मेरे से इतनी खोजें करवाई हैं, मैं देशवासियों को प्रणाम करके कहता हूँ, मैं क्या बताऊं। ये 1 घंटे के, 2 घंटे के, 3 घंटे के एपिसोड में तो पूरा बता नहीं सकता। आप कभी आइए, बूंदी आइए, आपका स्वागत है। मैं आपको साथ लेके चलूंगा। आपको देशवासियों को मैं यह भी बता देना चाहता हूँ, अभी जब आपने कहा ना आर्कियोलॉजी सर्वे, आप इंडिया ने आपको क्या मान्यता दी, भारतीय संस्कृति मंत्रालय के जो गाड़ी है ना, लाल प्लेट वाली, उस पर लिखा हुआ, और वो डायरेक्टर साहब हमारे जयपुर के अधिकारी लेकर के आए, विनय कुमार जी गुप्ता, बूंदी आए और मुझसे कहने लगे, क्योंकि जो आपने जो पोस्ट डाली थी जिसमें 5 आदमी थे, 5 मानव थे, उनका चित्र दिखा सकते हो? मैंने कहा श्योर सर। मैं उनको यहाँ से 35 किलोमीटर दूर जंगल में एक नदी के शेल्टर में लेके गया, तो वहां उनको जो 5 आदमियों के चित्र दिखाए, तो साहब उनकी पता है क्या रिपोर्ट आई? मेरे को तो ये पता था कि मैंने रॉक पेंटिंग ढूंढ ली, उसमें 5 फिगर बने हुए हैं, बस हिस्टोरिक फिगर हो सकते हैं, इतना मुझे याद था। जब उन्होंने उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करके पब्लिश की, तो उसमें पता है क्या निकला? उसमें निकले भगवान कृष्ण, उसमें निकले बलराम जी, उसमें निकले भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, सांब और अनिरुद्ध जी। और ये चित्र अभी तक जो ज्ञात चित्र है पूरे विश्व में, जितने भी ज्ञात चित्र है उनमें सबसे प्राचीन है। और इनको बोलते हैं पंचवृष्णि वीर। ये पंचवृष्णि वीर जो 5 वीर हैं, आज तक देश में नहीं मिले, ईश्वर ने मुझसे ढूंढवाए हैं। तो मैं इतना खुश हूं, मैं क्या बताऊं। मैं आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का विनय कुमार जी का बहुत बहुत आभारी हूं। और मैं इतना खुश हूं कि एक बात कह सकता हूं कि तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी, आसमां पा लिया है।
तो मेरे को जब ये भगवान कृष्ण के जो 5 ये जो प्रवर्षणी वीर के जो चित्र उन्होंने बताए, ये चित्र ये है 3rd सेंचुरी बीसी के, यानी कि मौर्य काल के। और मुझसे पहले जो चित्र कृष्ण बलराम जी के मिले थे, वो 2 चित्र तो मिले पाकिस्तान में, एक बलोचिस्तान में, एक सिंध में, और तीसरा चित्र मिला है भगवान कृष्ण बलराम जी का, वो मिला है मध्य प्रदेश में। और वो चित्र हैं शुंगा पीरियड के और कुशाणा पीरियड के। और जो मुझे जो मिले हैं दुर्लभ चित्र, वो तो विश्व में कहीं मिले ही नहीं है, और वो है कम से कम मौर्यन पीरियड के, उसके ज्यादा भी हो सकते हैं। और भगवान ने मेरे से देखो क्या क्या करवाया है। मैं ये जो भी काम कर रहा है ओम प्रकाश कुक्की तो कुछ नाम है खाली, पता नहीं कौन करवा रहा है कुक्की से, वरना मेरे बस का रोग नहीं है कि मैं अकेला जाऊं और ये चीजें ढूंढूं। ईश्वर ने मेरे को अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा और उनकी पूरी सेना के चित्र दिखा दिए। और मैं बड़े बोल नहीं बोल रहा हूं, मुझे ईश्वर ने, मुझे प्रकृति ने स्वप्न के अंदर मेरे को गुफाएं दिखाई हैं, शेल्टर दिखाए हैं, पहाड़ दिखाए हैं, और मैं जब वहां गया हूं तो मुझे मिले हैं। अब इससे बड़ी प्रभु की लीला क्या हो सकती है। और आपको मैं बताऊं, ऐसे कई वाक्य हुए हैं, अदृश्य शक्तियों के मुझे साक्षात्कार हुए हैं, मैं उनसे मिला हूं, उनसे बातें की हैं। और ये जो रॉक पेंटिंग्स की जो बात मैं करूं, मेरा प्री सब्जेक्ट अब रॉक पेंटिंग है, मेरे को सबसे ज्यादा रॉक पेंटिंग अच्छी लगती है। और रॉक पेंटिंग के ऊपर बहुत सारे लोगों ने लिखा है, बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्टों ने लिखा है, लेकिन मेरा मानना यह है कि जितना लिखो कम है। रॉक पेंटिंग को तो लिख सकते ही नहीं। ये नहीं कि हम वहां पर गए, हमने खोज कर ली, हमने उसका फोटो ले लिया, हमने उसको वीडियो बना लिया, हमने उसके ऊपर एक आर्टिकल लिख लिया, यहाँ तक सीमित नहीं है। रॉक पेंटिंग को जानने के लिए मैं गुलजार साहब का एक गीत की 2 लाइनें जरूर बोलना चाहूंगा, जो लता जी ने गाया है। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो। तो रॉक पेंटिंग एक रूह से महसूस करने की चीज है। जब हम वहां जंगल में जाते हैं, जहाँ डेंस जंगल है, बड़ी बड़ी खाली शाह चट्टाने हैं, उनके अंदर रेड कलर के रक्त के खून के आकार के रंग के, उसमें खून के रंग के उसमें चित्र हैं, और काली शाह चट्टाने। और सूखे जंगल में जब पत्ते फिर झड़ते हैं और सन सन हवा चलती है तो रूह कांप जाती है। टीम के साथ आप जा रहे हो तो नो प्रॉब्लम, यदि आप अकेले जा रहे हो तो वहां पर पैंथर भी हैं, वहां पर भालू भी हैं, और आप उनको महसूस करना पड़ेगा कि प्रागैतिहासिक काल के जो प्री हिस्टोरिक जो पीरियड के लोग थे, कैसे बेचारे विद फैमिली रहे। वो प्री हिस्टोरिक मैन नहीं होता है, क्योंकि वो भी किसी का बेटा है, वो भी किसी का भाई है। तो उनके जो समूह रहते थे, उन गुफाओं में रहते थे। एक गुफा के अंदर तो वो पड़े हुए हैं, दूसरी गुफा में टाइगर बोल रहा है, भालू बोल रहे हैं। तो ये एक बड़ा रोमांच करने वाला एक कार्य है, जिसको हम रॉक पेंटिंग की खोज कहते हैं। नाना प्रकार की उसमें मुसीबतें आती हैं, कहीं पाइथन दिखते हैं तो कहीं कोबरा दिखते हैं, बहुत कुछ होता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि कुछ करनी, मेरे पिताजी कहा करते थे, कुछ करनी कुछ कर्म गति, कुछ पूर्व जन्म के लेख। तो हो सकता है कि मैं कुछ बाकी मेरे काम पिछले जन्म के जी जी बिल्कुल पिछले सही। जन्म के कुछ काम रह गए होंगे जो आप इस जन्म में कर रहे हैं। और आपके बेटे का बहुत प्यारा संदेश आया है, अश्वनी का। उन्होंने लिखा है कि आपका बेटा होने के लिए उनको गर्व महसूस होता है, गर्व की बात है। तो ये बहुत प्यारा संदेश है आपके लिए, और मैं चाहती हूँ कि तमाम सुधी श्रोता सब देखें इस संदेश को। सुदर्शन शर्मा सुधी जी लिख रही हैं कि सही बात है, प्रभु की विशेष कृपा है आपके ऊपर। और आपकी बिटिया भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, सोनिया संदल आपकी बेटियां हैं, जिन्होंने कहा कि पापा आपके ऊपर हमें बहुत गर्व है। और सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी बहुत आनंदित हैं। रेखा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है रेखा जी। और कुकी जी, चूंकि बातों का सिलसिला तो खत्म होगा नहीं, ये बहुत लंबा चलने वाला है और हमारे समय की एक सीमा है, एक मर्यादा है। तो चलते चलते हमारे सभी श्रोता, दर्शक, आने वाली पीढ़ी और पूरी दुनिया से आप अपनी खोज के बारे में या अपने विचार क्या रखना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना सा संदेश देना चाहता हूं कि संदेश तो मुझसे पहले दे चुके हैं। अर्जुन का संदेश मेरे को सबसे अच्छा लगता है।
पहला तो यह है कि अपना जो लक्ष्य है वही चिड़िया की आंख वाला मामला वो होना चाहिए। और दूसरा, मैं सबसे एक बात जरूर कहता हूं, जो लाक्षागृह में जलते हैं वही सूरमा निकलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी को कोट कर रहा हूं कि जो लाक्षागृह में जलते हैं वही सूरमा निकलते हैं, और जो कठिनाइयों को झेलते हैं और उनके ऊपर फतेह पाते हैं तो ईश्वर उनकी मदद करता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा। क्या बात है, बहुत खूबसूरत आपने संदेश दिया और वाकई बहुत ही सारगर्भित हमारी बातचीत रही और दिल को छूने वाले सारे जो आप कह रहे थे वो हम जी रहे थे। तमाम सुधी के लिए भी मैं कहूंगी कि वो सब जी रहे थे, क्योंकि हमें लग रहा था कि वहां पर हम पहुंच गए हैं जहां पर आपने खोज की है। और राकेश शर्मा जी, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। और उन्होंने बड़ा मार्मिक एक जवाब दिया है कि सरकार की थोड़ी सी जो उदासीनता है उसको दर्शाते हुए इन्होंने लिखा। और मैंने पूछा भी था कि क्या कोई जो फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिल रहा है, इतना कुछ आप कर रहे हैं, तो बड़े दुख की बात है जब इस तरह की चीजें नहीं होती। लेकिन आप जरूर होंगी, क्योंकि हमारा दावा है कि हमारे कार्यक्रम में जो भी आते हैं वो ये प्रोग्राम इतनी जल्दी वायरल होता है, इतनी जल्दी लोगों तक पहुंचता है कि कहीं ना कहीं चीजें वहां तक जरूर पहुंचेंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस ओर भी लोगों के, उनके अधिकारी के ध्यान केंद्रित हम कर पाएंगे। और हमारे साथ मंगल मेहता जी जुड़े हुए। तमाम सुधी श्रोताओं का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। दोस्तों, आज की दुनिया में सब कुछ देना आसान है, लेकिन वक्त देना बड़ा मुश्किल है। और वो वक्त मुझे मिलता है, ये मेरा संबल है। इसीलिए मैं ऐसी खोज कर पाती हूँ, जैसे कि ओम प्रकाश कुक्की जी खोजते हैं, वैसे ही मैं किरदार खोजती हूँ और किरदार खोज कर अपने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाती हूँ। तो कुक्की जी, तहे दिल से पूरी टीम की ओर से शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने अपना बेशकीमती समय हमें दिया और इतनी अच्छी हमारी बातचीत रही। और ईश्वर से प्रार्थना है कि वो तमाम खुशियां, वो तमाम सहूलियतें आपको प्रदान करें और आपको, आपकी जो जिजीविषा है, आपका जो संघर्ष है, वो और ज्यादा निखर कर आए। क्योंकि जब हम संघर्ष से तपते हैं तो हमारे अंदर एक ऊर्जा आती है जिससे हम और ज्यादा काम कर पाते हैं। तो आपको ईश्वर समृद्ध रखे, दीर्घायु रखें, स्वस्थ रखें, ताकि इसी तरह आप खोज कर सकें और आने वाली पीढ़ी को तमाम चीजें सौंप सकें जो उनके लिए बहुत जरूरी है। बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं हमसे जुड़ने के लिए। एक बात कहना चाहूंगा मैं। जी जरूर, एक बात कहना चाहूंगा, जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा। मेरी ऊर्जा का स्रोत एक गाना है जी, एक लाइन सुनाना चाहता हूँ। स्वागत स्वागत। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। मुश्किलें इतनी आई कि आशा हो गई। अब कुक्की को कोई मुश्किल लगती नहीं है। मेरे लाइफ के अंदर कोई मुश्किल नाम की कोई डिक्शनरी में चीज नहीं है। तो सबकी लाइफ में ये होना चाहिए। कुकी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आप प्रेरणा स्रोत हैं उन तमाम लोगों के लिए जो इस ओर जाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, खोज करना चाहते हैं। और सभी से गुजारिश करती हूँ कि कार्यक्रम को जरूर शेयर करें, ताकि कुकी जी की बात दूर दूर तक पहुंचे और हमें भी लगे कि हमने कुछ कार्य। और बहुत बहुत हम आभारी हैं, इतना प्यारा समय दिया और इतनी प्यारी प्यारी बातें हमने की। बहुत सारा कुछ कवर करने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि 1 घंटा में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन क्या करें, समय की अपनी एक बाध्यता होती है। लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और तमाम सुधी श्रोताओं का पुनः आभार व्यक्त करती हूँ। अगली बार नए किरदार के साथ बुधवार शाम 7 बजे इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। मैं भी आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। पूरे जितने भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उन सबका आभार वंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत।